बच्चों, वेलकम बैक अगेन। प्रकाश के प्रवर्तन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। बच्चों, यदि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। वीडियो को जब भी देखिएगा हमेशा कंटिन्यूअसली देखिएगा, लगातार देखिएगा, ठीक। साथ ही पेन और कॉपी निकाल लीजिए इससे और नोटबुक बनाते जाए साथ में, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सर समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकीला हो समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण बच्चा जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकीला हो। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है और ये जो नीचे इस तरह से हमने किया है ना, इस तरह से खींच रहे हैं, इसको रज्जित करना कहते हैं। रज्जित करना मतलब एक शीशा है, शीशा को एक तरफ से हमने कलई कर दिया है, रज्जित या कलई, और एक तरफ को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। तो ये जो दर्पण है ना, ये है समतल दर्पण, जिसमें इसको परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए, एक समतल दर्पण आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, ये है आपका समतल दर्पण। देखिए बच्चों, समतल दर्पण यही है जिसे आप हर दिन देखते हैं और अपने बाल को अच्छी तरह से संवारते हैं और चेहरा को साफ सुथरा रखते हैं, है ना। इसमें देखिए, ये जो है ना, जिधर से हम लोग चेहरा को देखते हैं वो परावर्तक सतह कहलाता है। देखिए, यही है हमारा परावर्तक सतह, ये ऊपर वाला पार्ट। और ये जो ऐसे 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 लकीर खींचे है ना, उसका मतलब ये पीछे का सतह है जिसे हम रज्जित करना, इसी को कहते हैं रज्जित करना या कलई करना, ठीक। हालांकि ये ऊपर से प्लास्टिक है, इस दर्पण के अंदर से निकाल के देखेंगे तो दर्पण को बच्चों पीछे से निकाल कर देखिएगा तो एक तरफ से आपको रंगा हुआ रहेगा, पेंट रहता है, उसी को कहते हैं रज्जित करना, ठीक। चलिए, तो ये था आपका समतल दर्पण जो बिल्कुल चिकना और चमकीला। अब आइए देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश के किरणों का परावर्तन कैसे होता है। मिटा देते हैं। देखिए, समतल दर्पण में प्रकाश के किरणों का परावर्तन, पहला, जब किरणें लंबवत आपतित ना हो। बच्चों, ये हमारे पास समतल दर्पण है और इसको ना लंब कहा जाता है, जो एग्जैक्ट सीधे है, ठीक है। तो यहाँ प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित नहीं होगी, मतलब जो प्रकाश की किरण आएगा ना वो ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक। हाँ, तो प्रकाश की किरणें बच्चों इधर से आ रही है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक तरफ से आएगी ना तो टकराने के बाद समतल दर्पण से दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक। उसी तरह से यदि प्रकाश की किरणें, समतल दर्पण है, इधर से आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद इधर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लंबवत आपतित नहीं हो रही है। अब दूसरा देख लीजिए। चलिए, हमने देखा बच्चों कि जब समतल दर्पण में प्रकाश की किरण एक दिशा से आता है तो टकरा के दूसरी दिशा चल जाता है, लेकिन क्या अधिक किरणें लंबवत नहीं आए तब। अब हम देखेंगे कि जब किरणें लंबवत आपतित होगी, मतलब आने वाली किरण जो है ना समतल दर्पण के एकदम 90 डिग्री पर आ रही है, एकदम लंब पर आ रही है। देखिए, हमारे पास ये समतल दर्पण है, ठीक है बच्चों। इस पर प्रकाश की किरण लंबवत आ रही है, एकदम 90 डिग्री पर, इसको लंब कहते हैं। इसी पर प्रकाश की किरण आ रही है। तो बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब जिस पथ पर आती है, देखिए इस पथ पे आ रही है, टकराने के बाद यहां से टकराया, पुनः उसी पथ पर वापस लौट गई। यहां से देखिए, इसी पर लौट गया, वापस आ रहा था, इधर से टकराया, फिर इधर वापस लौट गया। देखिए, हमने यही लिखा था, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब 90 डिग्री पर आती है और साथ में 90 डिग्री पर ही वापस चल जाती है। एक किरण और देख लीजिए, जैसे प्रकाश की किरण लंबवत एकदम आ रही है, यस, 90 डिग्री पर आएगी, दर्पण से टकराएगी, पुनः जिस रास्ता पर, देखिए इस पथ पर आई है और इसी पथ पर यहां से वापस चली जाएगी, ठीक। क्या लंबवत रहेगा तब। अधिक प्रकाश की किरणें लंबवत नहीं आएगा बच्चों, किसी एक दिशा से आएगा तो दर्पण से टकरा के दूसरी दिशा जाएगा, इधर से आएगा, इधर से, इधर से जाएगा, इधर से। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग बच्चों प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु ही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक।
जैसे कोई प्रकाश की किरण कहीं से निकल के आ रही है प्रकाश स्रोत से, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिली वो वह बिंदु ही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिबिंब को लिखें। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए चित्र के अनुसार इसे समझाते हैं। हमारे पास बच्चों एक पहले गोलीय दर्पण है। क्या होता है गोलीय दर्पण, अगला लेक्चर में बात करेंगे। अभी मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश की किरणें निकल कर आई और ये गोलीय दर्पण का ये अक्ष है और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर आई। कोई और प्रकाश की किरण बच्चों नीचे आई और दर्पण से टकरा के इधर चली गई। तो देखिए ये प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद इधर आया, ये प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद इधर गया, दोनों कहीं पर मिला। यस, तो जिस बिंदु पर मिला ना यही प्रतिबिंब हो गया। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है प्रकाश की आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए इस बिंदु पर मिला, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को यहाँ जो बना ना इसे हम कहते हैं बच्चों प्रतिबिंब। ठीक, चलिए समतल दर्पण में दिखा देते हैं इसी को। देखिए ये हमारे पास समतल दर्पण है। अब इधर से प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत है, इधर से प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें यूं ऐसे निकली, तो हम जानते हैं कि एक दिशा से आता है समतल दर्पण में तो दूसरी दिशा में चला जाता है एक किरण। दूसरा किरण लेते हैं बच्चों एक 90 डिग्री पर, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण लेना पड़ता, ठीक है ना। तो एक किरण लिए एक दिशा से दूसरी दिशा में, दूसरा इस तरह से लिए, और हमें पता है कि समतल दर्पण में जो किरणें लंबवत आती है परावर्तन के बाद पुनः उसी पर लौट जाएगी, आई और चले गई। तो बच्चों यदि हम इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं और इस किरण को नीचे की तरफ बढ़ाएं तो देखिए कहीं कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यस, तो यही हमारा प्रतिबिंब है। यदि बच्चों इस किरण को देखिए यहाँ से आया, दर्पण से टकराने के बाद इधर चला गया, और एक किरण यहाँ से प्रकाश स्रोत से निकला और टकराने के बाद इसी पे लौट गया, क्या एक किरण कभी एक दूसरे को काटेंगे? देखिए इधर जा रहा है और एक किरण इधर जा रहा है, तो बच्चों कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लेकिन यदि इस किरण को हम नीचे की तरफ बढ़ाएं और इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखिए एक जगह काटता हुआ महसूस हो रहा है। तो वही लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत, एक मिनट अच्छी तरह से समझाते हैं। देखिए इस समतल दर्पण एक एक लाइन करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये बिंदु स्रोत, इससे आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बच्चों ए प्रकाश की किरण यहां से आया, दर्पण से टकरा के इधर चला गया, कम से कम 2 किरण लीजिए, एक और किरण लंबवत ले लेते हैं। यस, लंबवत। लंबवत के बारे में क्या बताएं कि जो किरणें समतल दर्पण में लंबवत आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती। अब इस पर आया, इसी पर लौट गया। अब दोनों किरणों को देखिए क्या कहीं पे कट रहा है, एक किरण बच्चों इसी पर आया और इसी पर लौट के वापस चला गया, एक किरण इधर से आया और टकरा के इधर जा रही है, जा रही है। अब बताइए क्या एक किरण क्या भी एक दूसरे को काटेगी? नहीं, ये तो ऊपर जा रही है, ये इधर जा रही है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो यदि इस किरण को बच्चों हम नीचे की तरफ बढ़ाएं और इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो एक जगह एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर दोनों किरण काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए इसे ही हम बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु स्रोत का एक प्रतिबिंब हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के बच्चों। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। बच्चों आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब।
चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए देखिए बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी दो विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोटबुक बनाइए। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, हमारे पास बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास है कोई गोलीय दर्पण है, जो एक प्रकार के अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण के बच्चों आर्च कहलाता है। यहां पर कोई बिंदु स्रोत है, इससे निकलकर कोई प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकरा के यूं ऐसे लौट गया। ठीक, चलिए एक और किरण आया बच्चों, एक और किरण ले लेते हैं। चलिए एक और किरण आया इसी बिंदु स्रोत से। चलिए ये कोई और प्रकाश की किरण या इस बिंदु स्रोत से निकला और ये आया, और उसके बाद ऐसे करके या दर्पण से ऐसे आया और यहाँ पे टकरा गया। देखिए कहीं पे कट रहा है इस बिंदु पर, तो यही प्रतिबिंब है। अब पढ़िए एक एक करके। पहले देख लीजिए, इस बिंदु स्रोत से एक प्रकाश की किरण यहाँ से दर्पण से टकराने को दिया, दूसरा प्रकाश की किरण निकला, दर्पण से टकराया और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिला, तो यही बच्चों हमारा कहलाता वास्तविक प्रतिबिंब। अब एक एक शब्दों को पढ़ पढ़कर समझाते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देखिएगा, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये बिंदु स्रोत है, यहां से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, एक प्रकाश की किरण ऊपर से ले लिया बच्चों, एक नीचे से ले लेते हैं। देखिए एक नीचे से प्रकाश की किरण ले लेते हैं। हाँ याद रखिए कि अभी ये प्रकाश की किरण जा ही रही है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ दर्पण से टकराया और इधर मुड़ गया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकला, दर्पण से टकराया, बिंदु स्रोत से निकला, दर्पण से टकराया, देखिए यहाँ पर मिल गया ना, तो यही बच्चा हमारा कहलाता वास्तविक प्रतिबिंब। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए इस बिंदु पर वास्तव में मिला, तो वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसकी भी दो विशेषता, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब को बच्चों हम लोग हमेशा डॉट 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 या टूटी फूटी रेखा से दिखाते हैं। डॉट 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 या टूटी फूटी रेखा से दिखाएंगे। देखिए अब एक एक शब्दों को समझाते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, हमारे पास ये बच्चा समतल दर्पण है, यहां पर कोई बिंदु स्रोत है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, इससे प्रकाश की किरण आई, दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण है, इससे परावर्तन के बाद इधर चला गया, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक किरण यहां से निकला, दर्पण से टकराया, इधर चला गया, एक और किरण लेते हैं, एक और किरण लेते हैं बच्चों लंबवत, ये आपका समतल दर्पण है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो किरणें लंबवत आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए लंबवत आ रही है, और दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पथ में वापस लौट जाती है। अब देखिए इस किरण और इस किरण को मिलाइए, क्या कहीं पे एक दूसरे से मिलता है? एक बच्चा किरण जा रहा है सीधे और एक किरण जा रही है इस दिशा में, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आदि बच्चों इस किरण को हम नीचे की तरफ आगे बढ़ाएं और इस किरण को हम पीछे की तरफ आगे बढ़ाएं, तो एक बिंदु पर देखिए मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। चूंकि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसे हमने टूटी फूटी रेखा से दिखाया है।
और ये जो बिंदु है जहां पर मिल रहा है यही हमारा आभासी प्रतिबिंब है। अब देख लीजिए जैसे प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, इसको आगे बढ़ाए इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब बच्चों हम लोग समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता देख लेते हैं। चलिए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बच्चों, तो पहले समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं बच्चों। समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो गोलीय दर्पण है और उसमें केवल प्रतिबिंब को बनाना ही है। चलिए, तो यहाँ पे समतल दर्पण में हम एक प्रतिबिंब आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई बच्चों ये बिंदु है, इसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो सबसे पहले 2 किरण इससे लीजिए, एक किरण तो यहां से आया और दर्पण से टकरा के बच्चा इधर चला गया, दूसरा किरण हम लंबवत ले रहे हैं 90 डिग्री पर। तो हमें पता है कि जो किरण प्रकाश की किरणें समतल दर्पण में लंबवत आती है, दर्पण से टकरा के इसी पर लौट गए। अब देखिए एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर आ रही है, तो प्रतिबिंब की परिभाषा के हिसाब से कि किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला बच्चा जा रहा है इस दिशा में, न तो कहीं पे काट रही है न प्रतीत हो रही है। यदि इस किरण को बच्चों हम नीचे की तरफ बढ़ाएं और इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखिए बिंदु है जहां पर कटता हुआ प्रतीत होता है, और यही बिंदु है ना, यही इसका प्रतिबिंब कहलाता है। ये बिंदु ए है तो बिंदु ए का प्रतिबिंब हो गया ए डैश। अब इसी भी प्रतिबिंब के हम विशेषता बताते हैं। दूसरा, यदि प्रतिबिंब नहीं समझ में आता बच्चों तो देखिए मेरे पास ये शीशा है, दर्पण है, आप इस दर्पण में अपना चेहरा देखिए, क्या आपके जैसा ही उसमें कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है? यस, वही आपका प्रतिबिंब है। आज हम इसी प्रतिबिंब की विशेषता की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ठीक, देखते हैं कि क्या इसकी विशेषता है। पहला विशेषता बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए हम इस आईना में देख रहे हैं ना, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिख रहा है। आप लोग पहले बच्चों अपना अपना घर से आईना लाइए, समतल दर्पण लीजिए, ठीक। हाँ, अब मेरे साथ कीजिए, प्रतिबिंब देखिए अपना अपना चेहरा, क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यदि यकीन नहीं तो इसे पकड़ने का प्रयास कीजिए अपने प्रतिबिंब को, अपना नहीं पकड़ सकते क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहला विशेषता। सर दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जितने बड़े हैं प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। यदि आपकी लंबाई 2 मीटर है बच्चा, तो आपके प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 मीटर होगा। यदि आप 15 सेंटीमीटर इंच को समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की लंबाई भी 15 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। चलिए तीसरा बच्चा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। आप देख सकते हैं कि आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है। दर्पण में देखिए क्या पैर ऊपर है और सर नीचे है? नहीं ना, दर्पण में भी सर ऊपर है पैर नीचे है। यस, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। मतलब आप ऐसे खड़ा हैं तो आपका प्रतिबिंब ऐसे ही खड़ा, सर ऊपर पैर नीचे। यस, चलिए तो तीसरा हो गया कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। चौथा बच्चा, प्रतिबिंब प्रसार रूप से उल्टा होता है। आप अच्छी तरह से आईना में देखिए, क्या कहीं आपको कुछ दिखाई देता है त्रुटि वगैरह? नहीं। लेकिन अगर ध्यान से आप देखिएगा ना बच्चा, आप अपना दाहिना हाथ उठाइए और दर्पण में देखिए तो ऐसा लगेगा ना कि उसमें बायां हाथ उठाया हुआ है। अब अपने बाएं हाथ को उठाइए, देखिए उसमें लग रहा है कि दायां हाथ उठाया हुआ है। मतलब समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां होता है और बायां भाग दायां होता है, जिसे हम बच्चों प्रसार परिवर्तन कहते हैं। तो प्रतिबिंब प्रसार रूप से उल्टा होता है। मतलब समतल दर्पण में व्यक्ति का दायां भाग बायां होता है और बायां भाग दायां होता है। ध्यान से देखिएगा, दायां हाथ उठाइए। चलिए ये था चौथा। पांचवा, प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। आप जो अपना इमेज देख रहे हैं बच्चों, आप जो अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख रहे हैं वो आभासी है, इसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं।
छठा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। पीछे यहाँ पे मीटर गया है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखिए दर्पण है, दर्पण के यदि हम 2 मीटर पीछे रहेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के 2 मीटर पीछे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि दर्पण से 2 मीटर आगे है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के 2 मीटर पीछे बनेगा। बात समझ रहे हैं? यदि व्यक्ति दर्पण से 4 मीटर आगे होता तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से 4 मीटर पीछे बनता। इसका मतलब समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? तो हम बच्चों लिख सकते हैं कि सर समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। मतलब समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और बच्चा प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब वस्तु दर्पण की जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब दर्पण की उतना ही पीछे बनेगा। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को बता देते हैं बच्चों कि पसारू परिवर्तन क्या होता है। ठीक, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए आइए, चलिए पसारण परिवर्तन या प्रसारित परिवर्तन। बच्चों समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां होता है, बायां भाग दायां होता है, इसे ही हम पसार परिवर्तन कहते हैं। वैसे तो समतल दर्पण में किसी वस्तु को जब देखते हैं तो सारी की सारी चीजें एक जैसी होती है, लेकिन यदि बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक, और समतल दर्पण में दायां हाथ उठाइएगा ना तो उसमें बायां हाथ दिखाई देगा, और बायां हाथ उठाइएगा तो दायां भाग दिखाई देगा। ठीक, यदि समतल दर्पण में आप ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, और समतल दर्पण में इसका फिगर देखिएगा तो आपको आर ऐसे दिखा देता है उल्टा। इसे ही हम पसार परिवर्तन कहते हैं। देखिए समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां होता है और बायां भाग दायां होता है, इसे ही पसार परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग दायां होता है, दायां भाग बायां होता है, इसे ही पसार परिवर्तन कहते हैं। क्या बच्चों ज्यादा समझा देते हैं? यदि हाँ तो पुष्पराज समझाएगा सारा। ठीक,